कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि ऑफिस में कोई सहकर्मी हो जिसके साथ आप लंच करते हो, हंसते मजाक करते हो, और फिर उसे एक प्रमोशन मिलता है और वो इंसान अचानक बदल जाता है। उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। अब वो मीटिंग्स में हावी होने लगता है, दूसरों की बात कम सुनता है और उसका पूरा अंदाज ही कुछ और हो जाता है। या शायद कभी सोचा हो कि इतिहास में ऐसे नेता क्यों भरे पड़े हैं जो सत्ता में आने से पहले तो बड़े आदर्शवादी लगते थे, पर सत्ता हाथ में आते ही मानो पूरी तरह बदल गए। ये एक ऐसा सवाल है जिससे इंसान सदियों से जूझता आ रहा है। हम सबने वो पुरानी कहावत तो सुनी ही है ना, कि शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति तो पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा साधा मामला है? क्या पावर एक जहर की तरह है जो धीरे धीरे हमारे अंदर समाता है और हमारी अच्छी से अच्छी नीयत को भी खराब कर देता है? क्या ये एक धीमी प्रक्रिया है जो हमारे कैरेक्टर को अंदर से खोखला कर देती है? या फिर यहाँ कुछ और भी ज्यादा मजेदार और शायद कुछ ज्यादा सच उजागर करने वाला हो रहा है? कुछ ऐसा जो हमारे इंसानी स्वभाव के बारे में एक गहरी, बहुत गहरी सच्चाई बताता हो। तो चलिए आज इस महान मनोवैज्ञानिक रहस्य की परतें खोलते हैं। हम सब मिलकर एक तरह से साइकोलॉजिकल जासूस बनने वाले हैं। हम सबूतों को देखेंगे, कुछ पुराने चौंकाने वाले एक्सपेरिमेंट्स की फाइलों को खंगालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी इंसान के हाथ में पावर आती है तो उसके दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम उस सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे जिसने इस पूरी बहस को हवा दी है। फिर हम लैब के अंदर चलेंगे और एक ऐसे चौंकाने वाले एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हम उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे, ये पता लगाएंगे कि पावर लोगों को कैसे बदल सकती है, और फिर हम इस पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से तक पहुंचेंगे, वो महान पर्दाफाश। और यकीन मानिए, ये आखिरी वाला सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए अब इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। किसी भी आइडिया को चुनौती देने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो आइडिया इतना आम क्यों है। तो आइए सबसे पहले पावर के बारे में जो हमारी आम समझ है उसकी नींव रखते हैं। पावर को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हम अथॉरिटी यानी अधिकार के साथ कैसे पेश आते हैं। और इसकी शुरुआत करने के लिए मनोविज्ञान के सबसे मशहूर और सच कहूं तो सबसे बेचैन कर देने वाले एक्सपेरिमेंट्स में से एक से बेहतर कोई जगह नहीं है। 1963 का मिलग्राम ओबेडियंस स्टडी। इस एक स्टडी ने मनोविज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो जरा सोचिए, आप येल यूनिवर्सिटी में हैं। लोग एक सिंपल से दिखने वाले मेमोरी और लर्निंग के एक्सपेरिमेंट के लिए आ रहे हैं। उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता कि असली एक्सपेरिमेंट कुछ और ही है। इस पूरे सेटअप में 3 किरदार थे। पहला, एक्सपेरिमेंट करने वाला, एक अथॉरिटी फिगर जिसने लैब कोट पहना हुआ है और बड़े कॉन्फिडेंस से निर्देश दे रहा है। दूसरा, शिक्षार्थी, जो असल में एक एक्टर है और जिसे दूसरे कमरे में एक कुर्सी से बांध दिया गया है। और आखिर में शिक्षक। अब ये जो शिक्षक है वही इस स्टडी का असली सब्जेक्ट था। वो उस कमरे में अकेला ऐसा इंसान था जिसे पता नहीं था कि असल में चल क्या रहा है। उसका काम था दूसरे कमरे में बैठे शिक्षार्थी के हर गलत जवाब पर उसे बिजली का एक झटका देना, और ये झटके हर गलती के साथ बढ़ते जाते थे, 15 वोल्ट से शुरू होकर खतरनाक 450 वोल्ट तक। अब एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले मिलग्राम ने 39 मनोचिकित्सकों के एक ग्रुप से एक सवाल पूछा। ये सब अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स थे। मिलग्राम ने पूछा, आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत आम लोग यानी हम जैसे लोग आखिरी यानी 450 वोल्ट का शॉक देंगे, वो भी तब जब दूसरे कमरे से चीखें सुनाई दें और फिर अचानक वो चीखें बंद हो जाएं? तो उनकी एक्सपर्ट राय क्या थी? 0%। उन्हें लगा कि शायद कोई दिमागी रूप से बीमार इंसान ऐसा करे, लेकिन कोई भी नॉर्मल आम इंसान ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन जो असल नतीजा आया वो दहला देने वाला था। 65%, 2/3 लोगों ने 450 वोल्ट का वो फाइनल शॉक दिया। ये लोग कोई राक्षस नहीं थे, ये बिल्कुल आम लोग थे जो साफ तौर पर परेशान थे, पसीना आ रहा था, कांप रहे थे, कुछ तो घबराहट में हंस भी रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज के बजाय उस लैब कोट वाले अधिकारी की बात मानना सही समझा, जो बस इतना कह रहा था, प्रयोग के लिए जरूरी है कि आप जारी रखें। तो अब सवाल उठता है, क्यों? हमारे अंदर ऐसा कौन सा साइकोलॉजिकल स्विच ऑन हो जाता है जो अच्छे लोगों को भी ऐसे काम करने पर मजबूर कर देता है जो साफ साफ गलत हैं? मिलग्राम ने इसे एक नाम दिया, एजेंटिक स्टेट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंसान खुद को अपने एक्शन के लिए जिम्मेदार मानना बंद कर देता है। वो खुद को किसी और की इच्छा पूरी करने का एक जरिया, एक टूल समझने लगता है, जैसे कोई कठपुतली हो जिसकी डोर किसी और के हाथ में हो। वो अपनी सारी नैतिक जिम्मेदारी उस अधिकारी पर डाल देता है
और यहीं से एक खतरनाक स्थिति पैदा होती है, जहां मैं तो बस आदेश मान रहा था, जैसे बहानों से भयानक चीजों को भी सही ठहराया जा सकता है। तो सवाल ये है कि उस एक्सपेरिमेंट करने वाले को इतनी ताकत मिली कहां से? खैर, वो जिस चीज का इस्तेमाल कर रहा था उसे हम कहते हैं पोजिशनल पावर, यानी पद की शक्ति। उसका वो सफेद लैब कोट, ये फैक्ट कि वो येल जैसी बड़ी जगह पर था, इन सब ने उसे एक अधिकार दिया। इस तरह की पावर जो आपके पद या टाइटल पर आधारित होती है, वो लोगों से बात मनवाने में बहुत असरदार होती है। लेकिन ये पर्सनल पावर से बिल्कुल अलग है। पर्सनल पावर वो होती है जो आप इज्जत और भरोसे से कमाते हैं। जैसे वो लीडर जिसे लोग उसके टाइटल की वजह से नहीं, बल्कि उसकी कैरेक्टर की वजह से फॉलो करते हैं। पर्सनल पावर लोगों को सच में आपसे सहमत होने के लिए प्रेरित करती है, न कि सिर्फ आपकी आज्ञा मानने के लिए। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि लोग अथॉरिटी के आदेश कैसे मानते हैं, लेकिन उस इंसान का क्या होता है जिसके हाथ में असल में पावर होती है? उसके दिमाग में क्या चलता है? ये हमें पावर ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट नाम की एक चीज पर लाता है। और हाँ, ये शायद समझा सकता है कि वो दोस्त जिसे प्रमोशन मिला था, वो अचानक इतना अलग बर्ताव क्यों करने लगा। रिसर्चर्स ने 5 मुख्य तरीके बताए हैं जिनसे पावर हमारे कैरेक्टर को धीरे धीरे खराब कर सकती है। पहला, ये लोगों को ज्यादा मैनिपुलेटिव बना सकती है। वो दूसरों को अपने लक्ष्य हासिल करने का बस एक जरिया समझने लगते हैं। ये उनकी सेल्फ सेंटर्डनेस यानी आत्म केंद्रितता को भी बढ़ा सकती है, जिससे उन्हें लगता है कि ट्रैफिक के नियम या ऑफिस की पॉलिसी ये सब उन पर लागू नहीं होते। वो अपनी सफलताओं को बड़ा चढ़ाकर बताने लगते हैं और साथ ही अपनी टीम के योगदान को कम आंकते हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट तो बस मेरी वजह से सफल हुआ। और देखिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। 1972 में डेविड केपनेस नाम के एक रिसर्चर ने अपनी स्टडी से हमें ठोस सबूत दिए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां कॉलेज के स्टूडेंट्स को बॉस बनाया गया। उन्हें हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के एक ग्रुप जो उनके अधीनस्थ थे को इनाम देने और सजा देने की असली पावर दी गई, बिल्कुल एक रियल मैनेजर की तरह। और जो नतीजे आए, खैर वो एकदम साफ थे। जिन बॉसेस के पास असली पावर थी, उन्होंने अपने अधीनस्थों के काम को सिर्फ 28% बार ही अच्छी रेटिंग दी। अब इसकी तुलना कंट्रोल ग्रुप से कीजिए। वो बॉसेस जिनके पास कोई असली पावर नहीं थी, उन्होंने 78% बार अच्छी रेटिंग दी। जरा इस फर्क के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, बस थोड़ी सी पावर ने उन्हें अपने नीचे काम करने वाले लोगों के काम को इतना ज्यादा कम आंकने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर सबूत तो एकदम साफ लगते हैं, है ना? मिलग्राम ने दिखाया कि लोग आंख बंद करके अधिकार को फॉलो करते हैं, और किपनेस ने दिखाया कि पावर मिलना आपको एक बुरा सेल्फ सेंटर्ड इंसान बना देता है। केस क्लोज्ड। खैर, इतनी जल्दी नहीं। यहीं पर हमारी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। क्या हो अगर हम इस सब को गलत नजरिए से देख रहे हों? क्या हो अगर पावर लोगों को बदलती ही नहीं हो? क्या हो अगर वो उन्हें भ्रष्ट नहीं करती बल्कि बस उन्हें उजागर करती है? ये एक ऐसा आइडिया है जो पूरी बहस को पलट कर रख देता है। 2001 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी हुई जिसने इस पूरी बहस को एक नया नजरिया दिया। इसमें पाया गया कि पावर एक डिसइनहिबिटर की तरह काम करती है। इसका मतलब है अवरोध हटाने वाला। इसे ऐसे सोचिए, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में समाज के नियमों का एक तरह का मुखौटा पहनते हैं, है ना? हम विनम्र रहते हैं, सहयोग करते हैं, क्योंकि समाज हमसे यही उम्मीद करता है। पावर ये नहीं बदलती कि आप उस मुखौटे के पीछे कौन हैं, ये बस आपको उस मुखौटे को उतारने की आज़ादी दे देती है। ये आपके असली बिना फिल्टर वाले रूप को बाहर आने देती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। उन्होंने इसे टेस्ट कैसे किया, ये भी बहुत शानदार था। इस स्टडी में उन्होंने पहले ही ये पता लगा लिया कि कौन से लोग स्वभाव से स्वार्थी हैं और कौन से परोपकारी। फिर उन्होंने उन्हें पावर दी और काम सौंपने के लिए कहा। नतीजे बिल्कुल शीशे की तरह साफ थे। जो लोग स्वभाव से स्वार्थी थे, उन्होंने अपनी नई पावर का इस्तेमाल अपने लिए सारे आसान काम चुनने में किया और मुश्किल काम दूसरों पर डाल दिए। लेकिन जो परोपकारी लोग थे, उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल सबसे मुश्किल काम खुद करने के लिए किया, ताकि दूसरों के लिए चीजें आसान हो जाएं। देखा आपने, पावर ने उन्हें बिल्कुल नहीं बदला, इसने बस उसे और बढ़ा दिया जो वो पहले से ही अंदर से थे। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी निष्कर्ष पर लाता है, चरित्र का खुलासा। अब हम समझेंगे कि किसी इंसान का कैरेक्टर उसके पास मौजूद पावर से कहीं ज्यादा मायने क्यों रखता है। ये पूरा आइडिया मिशेल ओबामा के इस एक कोट में पूरी तरह से समा जाता है। राष्ट्रपति बनना ये नहीं बदलता कि आप कौन हैं, ये उजागर करता है कि आप कौन हैं। ये बात कितनी सच है। जब समाज में फिट होने और नियमों के हिसाब से चलने का सारा दबाव आपके पद की वजह से अचानक हट जाता है, तो आपका मार्गदर्शन करने के लिए बस एक ही चीज बचती है, आपका असली बुनियादी चरित्र।
तो यहां से लीडरशिप के लिए बड़ा सबक क्या मिलता है? इसका मतलब है कि कैरेक्टर ही सब कुछ है। एक लीडर जो दिल से गिवर यानी देने वाला होता है, जो स्वभाव से दूसरों की मदद करना चाहता है, उसके पास असल में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा होता है। दुनिया में ज्यादातर लोग मैच्योर होते हैं, मतलब आप उनके साथ जैसा बर्ताव करेंगे वो भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। तो जब एक लीडर देने वाला होता है तो वो भरोसा बनाता है, और वो भरोसा उसकी पूरी टीम में वफादारी और मेहनत की एक शानदार चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। ये सभी के लिए एक जीत का माहौल बनाता है। तो अंत में पावर कोई बाहरी ताकत नहीं है जो हमें आकर भ्रष्ट कर देती है। ये एक आईने की तरह है, एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि असल में हमारे अंदर क्या है। ये हमारे कैरेक्टर का एक एक्सरे है जो उन सभी सामाजिक परतों को हटा देता है जिन्हें हम हर दिन ओढ़े रहते हैं, और हमारे असली रूप को सबके सामने ले आता है। और ये अंत में इस सवाल को सीधे हम पर वापस ले आता है, क्योंकि पावर, चाहे वो बड़े तरीकों से हो जैसे सीईओ बनना, या छोटे तरीकों से जैसे किसी प्रोजेक्ट को लीड करना, हमारी जिंदगी में कभी न कभी दस्तक जरूर देती है। तो आखिरी सवाल असल में पावर के बारे में है ही नहीं, है ना? ये हमारे अपने बारे में है। ये इस बारे में है कि हम कौन हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। जब हमारा मुखौटा उतरेगा तो हम कौन होंगे।